नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 अगस्त 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो कल का करंट अफेयर पढ़ा था उसका हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे करंट अफेयर पढ़ने का यही तरीका होता है, हम लोग सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देते हैं। तो पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद से आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कल के करंट अफेयर का कि 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जगदीप धनखड़ को चुना गया है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो यह 2015 में मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 7 अगस्त 2022 को निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह इंडियन बैंक पर लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सीमाओं को तय करने में उन्नत तकनीकी के साथ एक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली की तैयारी और विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अक्टूबर 2022 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के सभी 15 देशों के राजनयिकों और अधिकारियों की एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? तो यह दिल्ली और मुंबई करेगा। और यूएनएससी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1945 में हुआ था। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह विश्वनाथन आनंद को चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर एशिया और ओशनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो यह नई दिल्ली कर रहा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में, ध्यान रखिएगा यहां पे लोग बहुत कंफ्यूज हुए हैं, यहां पे दिया क्या, उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है? तो यह गोवा करने जा रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा राज्य प्राइमरी लेवल पे 100% मतलब 100% न्यू शिक्षा पॉलिसी लाने जा रहा है, तो वह है उत्तराखंड। प्राइमरी लेवल पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि एनईपी लागू करने वाला पहला देश कौन है, तो आप बताएंगे कर्नाटक। ये तीनों प्रश्न अलग अलग है। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे उच्च शिक्षा में 100% एनईपी लागू हो रहा है। ठीक। तो ये कौन सा राज्य है? गोवा है। प्राइमरी लेवल पर पूछा जाएगा कि प्राइमरी लेवल पर एनईपी लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड है यानी कि यूके है। ठीक। और अगर आपसे पूछे जाएगा कि एनईपी लागू करने वाला, सिर्फ एनईपी लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे कर्नाटक। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। कई बार कई लोग कंफ्यूज हो गए। कल मुझे कमेंट कर लेंगे, सर आपने बताया था कि यूके है, तो भैया मैंने ये बताया था कि प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी यानी कि कितने, जो बेसिक लेवल पे एनईपी लागू करने वाला देश कौन सा, पहला देश कौन सा है? तो यूके है। यहां पे देखिए उच्च शिक्षा का मतलब क्या, ग्रेजुएशन लेवल पे या उससे हायर लेवल पे लागू करने वाला देश कौन सा राज्य कौन सा बनेगा? तो उत्तराखंड बनेगा। ठीक। अरे गोवा बनेगा, इसे आप याद रखेंगे। और पहला एनईपी लागू करने वाला कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? तो यह है कर्नाटक। सिर्फ एनईपी लागू करने वाला। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। उच्च शिक्षा पे 100% एनईपी लागू करेगा, वो है गोवा। प्राइमरी लेवल पर किसने लागू किया है? तो वो है उत्तराखंड। और सिर्फ एनईपी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एनईपी लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। चलिए, हमारा अगला है कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाला थम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। और ये दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए ट्रिपल स्टार के हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारा कल के करंट अफेयर का रिवीजन।
अब हम लोग चलेंगे अपने आज के करंट अफेयर में। उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल नाम से है। इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो ये सभी क्लासेस की पीडीएफ, ये जो करंट की पीडीएफ और भी जो क्लासेस आपकी चलती हैं पेट के लिए, उन सब की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में 3 प्रमुख एजेंडे पर चर्चा हुई। कौन कौन सा? तो फसल विविधीकरण पर चर्चा हुआ है, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा हुआ है और शहरी शासन पे चर्चा हुआ है। ठीक, और नीति आयोग परिषद के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। ठीक, और ये नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में की गई थी। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दपल नगरम डस्टन, क्या नाम है इसका? तो दपल नगरम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। यानी कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दपल नगरम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें मानवता के लिए उनके अपार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यह जो पुरस्कार है दपल नगरम डस्टम, यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह द्वारा प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार लद्दाख के नायकों के उल्लेखनीय योगदान और उपलब्धि के उत्सव का प्रतीक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की आजादी के 75 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू की है? तो यह गूगल ने किया है। ठीक, यानी कि भारत की आजादी की 75 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए गूगल ने इंडिया की उड़ान, याद रखिएगा कौन सा पहल शुरू किया है? तो इंडिया की उड़ान नाम से एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस परियोजना के तहत गूगल पिछले 75 वर्षों में भारत के योगदान और यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए सूचनात्मक सामग्री की एक ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाएगा और इसे अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेल 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए। पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा है, तो याद रखिएगा भारत का स्थान चौथा है और यह अपने आप में भी एक इतिहास बन गया है। यानी कि बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रीय खेल 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ। भारत 22 स्वर्ण, याद रखिएगा ये डाटा याद रखेंगे, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। ठीक, भारत ने कुश्ती में कुल 12 पदक जीते। किस में जीते हैं? तो सबसे ज्यादा कुश्ती में 12 पदक जीते, जो 2022 के खेलों में किसी भी खेल में सबसे अधिक है और ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण अगस्त 2022 में आयोजित किया है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। ठीक, यानी कि भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण 8 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। यह वार्षिक अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक, और यह वार्षिक है, यानी कि हर साल इसका आयोजन होता है। 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में वाशिंगटन यूएसए में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य
भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को पूरी दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994, याद रखिएगा, इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। और इस बार की थीम क्या है, यानी 2022 की थीम क्या है? तो द रोल ऑफ इंडिजिनस वीमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इसका थीम क्या है? तो द रोल ऑफ इंडिजिनस वीमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है। यानी कि भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य फ्रंटलाइन सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रणी ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने हेतु भारतीय ड्रोन परितंत्र को अवसर प्रदान करना है। पहले चरण में हिमालय में सेना के संचालन के उपयोग के लिए ड्रोन विकसित किए जाएंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। यानी कि डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। डेफ एक्सपो भूमि, नौसेना और मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों पर एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। तो एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी कौन सी है? तो ये डेफ एक्सपो है। ठीक, और डेफ एक्सपो 2022 की थीम पाथ टू प्राइड है। ये याद रखेंगे, थीम जरूर याद रखेंगे। यानी 2022 का जो डेफ एक्सपो की थीम क्या है? तो पाथ टू प्राइड है। ठीक, और डेफ एक्सपो के परंपरागत रूप से 2014 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, और जिसके बाद नए स्थानों गोवा में 2016 में, हर 2 साल बाद ये होता है। 2014 में दिल्ली में हुआ था, 2016 में ये गोवा में होता है, 2018 में चेन्नई में होता है, और याद रखिएगा 2020 में कहां हुआ था? तो लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में मनाती है? तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला फेंककर 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था ओलंपिक में, और यह भाला फेंकने में पहला पदक था। ठीक, यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में मनाया है। और 7 अगस्त 2021 को नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड वर्ग में पदक हासिल करने के लिए 87.58 मीटर भाला फेंका था। और AFI ने संबंधित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इकाइयों ने इस दिन भाला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है और आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह कोलंबिया के राष्ट्रपति बनेंगे। और ये कोलंबिया कहां का है? तो ये कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का भाग है, और यहां पे है कोलंबिया। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका का भाग है, तो यहाँ पे कोलंबिया यानी उत्तरी भाग में कोलंबिया है। ठीक, यानी कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने 7 अगस्त 2022 को पद की शपथ ली, और वह कोलंबिया के M19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य थे। नए राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार कोलंबिया तेल की खोज के लिए नए लाइसेंस देना बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, अब वो जो कंफ्यूजन था आप लोगों का
कि यूके पहला पहला राज्य है जो एनईपी लागू किया है, तो नहीं, कर्नाटक पहला राज्य है। लेकिन प्राइमरी लेवल पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी लेवल पे एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड है। ठीक, उसी तरीके से उच्च शिक्षा में 100% एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो अभी हाल ही में केरल बना है, अरे गोवा बना है। ठीक, उसके बाद से अगर ये बस आपसे ये पूछा जाएगा कि सिर्फ किस राज्य ने एनईपी लागू किया, पहली बार एनईपी लागू किया है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो काजी सलाहुद्दीन है। ठीक, हमारा अगला है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहां है, तो ये याद रखेंगे आप, ढाका बांग्लादेश में है। हमारा अगला प्रश्न है कि अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो यह जर्मनी ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया था, तो यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है, तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन, नाम क्या है इसका, तो बालिकतन 2022 आयोजित किया है, तो यह अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित हुआ है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तर्कस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है, तो यह सूडान ने लिया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया है, ये खान क्वेस्ट किसके किसके बीच होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। और ये मंगोलिया कहाँ है, तो याद रखिएगा, मंगोलिया रूस और चीन के बीच में है, ये है मंगोलिया, ये वाला जो हिस्सा है यह है मंगोलिया। ठीक, तो याद रखिएगा किन दो देशों के बीच ये मंगोलिया है, तो चीन और रूस के बीच में अवस्थित है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश में अंडमान सागर का 38वां संयुक्त गश्ती अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो यह इंडोनेशिया में किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, तो यह राजस्थान को कर दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस रेलवे ने अपने 6 मंडलों के मुख्य स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है, तो यह दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू किया है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और इसको पढ़ते रहिए। देखिए, अगर आप भले कोई किताब लेके पढ़े ना पढ़े, अगर आप कोई भले कुछ भी लेके पढ़े ना पढ़े, लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर के वीडियो देखेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूं कि ज्यादातर मैं रिवीजन कराता हूं, आज का करंट अफेयर के साथ साथ ज्यादातर मैं रिवीजन का हिस्सा रखता हूं। तो अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को ही सिर्फ देखेंगे तो आपको अलग से करंट अफेयर के पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप धीरे धीरे करंट अफेयर आपके साथ आपके लिए फेमिलियर हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना, और धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठता जाएगा, क्योंकि इतनी बार मैं रिवीजन करा देता हूं। अब मैं देखिए संडे वीकली करंट अफेयर टेस्ट लिया करूंगा, तो आप लोग उससे भी प्रिपेयर करेंगे। जो वीकली करंट अफेयर 30 या 40 या 50 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर होगा, वो लाइव आके आपसे टेस्ट लिया जाएगा, और उसमें जो भी सबसे जिसका अच्छा स्कोर रहेगा, अगर नीचे वो बताएगा कि सर मेरा इतने में इतना सही हुआ है, उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नया पहल है जिसे आप लोग थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट जगाएंगे करंट अफेयर में। ठीक, और करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। कोई भी एग्जाम, देखिए यूपीएसएससी पेट एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इससे आपको जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसमें 10 नंबर का करंट अफेयर आता है, 10 नंबर का, 1-2 नंबर का नहीं। और 10 नंबर एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो 10 नंबर मतलब समझ लीजिए कि सब कुछ है आपके लिए। अगर ये 10 नंबर में से अगर आपके 3-4 नंबर भी कम हो गए तो समझ लीजिए कि आप, हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक, उसी तरीके से सुपर टेट की बात की जाए तो सुपर टेट में 30 क्वेश्चन है, और आप ये मत सोचिए कि जब वैकेंसी आएगी सुपर टेट की तब हम करंट पढ़ेंगे, भैया तब तक आप बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको 14 सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं।
तो जब वैकेंसी आ जाएगी तो सिर्फ आपको करंट ही नहीं पढ़ना है, और करंट अफेयर कम से कम सुपर टेट के लिए कम से कम 1 साल का, और नहीं तो 8 महीने का तो करंट अफेयर आपका तैयार होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और ये तभी होगा जब आप डेली करंट अफेयर कुछ ना कुछ वीडियो देखते रहेंगे, चाहे किसी का भी देखिए, मेरा देखिए, किसी का भी देखिए, आपको जिससे मन करे उससे देखिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग करंट अफेयर डेली कम से कम एक वीडियो और थोड़ा बहुत तैयार अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आने वाले समय में करंट अफेयर की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो आपका पेट एग्जाम हो, सुपर टेट हो, केबीएस हो। केबीएस में भी जो 10 क्वेश्चन जीएस का आता है ना, उसमें 7 क्वेश्चन आपके बस करंट अफेयर के रहते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग उठा के देखिए, 2018 का पेपर आप लोग उठा के देखेंगे ना, सिर्फ 3 क्वेश्चन जीएस से पूछा गया है, बाकी आपके 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं। तो करंट अफेयर को किसी भी एग्जाम के लिए इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर डेली पढ़ना है, और कम से कम कुछ नहीं करिए, अलग से आप नहीं पढ़ पा रहे करंट, कम से कम वीडियो ही देखिए। अब वीडियो को देखना कैसे है, जैसे मान लीजिए आप सुबह की चाय पी रहे हैं, सुबह चाय अपना उठे, अपना ब्रश व्रश किए और सुबह चाय नाश्ता कर रहे हैं, अपना कान में ईयरफोन लगा लिए, करंट अफेयर ऑन कर लिए और देख लिए अपना। आपको अलग से करंट अफेयर के लिए टाइम भी नहीं देना है। मेरे करंट अफेयर का वीडियो कितने मिनट का होता है? मैक्सिमम 14 से 15 मिनट, 14 से 20 मिनट के, यानी 15 से 20 मिनट के बीच का ही मेरा करंट अफेयर का होता है। और इतने कम टाइम में मैं आपको कल के करंट अफेयर का रिवीजन कराता हूं, आज का करंट अफेयर पढ़ाता हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का भी रिवीजन कराता हूं। इतने कम टाइम में कोई भी इतना नहीं करता होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट बस आता हूं, नो बकवास, सीधे अपना काम करता हूं। लास्ट में भले आपको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा गाइड करता रहूं, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आती है ना, तो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, तो उनको हर समय थोड़ा सा मोटिवेशन, तो लास्ट में ही 2-3 मिनट में आपका थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आपका समय लेता हूं। तो आप लास्ट में इस सेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं। शुरू में तो मैं करता नहीं, सिर्फ लास्ट वीडियो के लास्ट में थोड़ा बहुत आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। तो अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे काम की नहीं है, ये मुझे ऑलरेडी पता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।